परवीन का शोहर एक एक्सीडेंट में माजूर हो गया तो ससुराल वाले परवीन और अरशद को अपने घर ले आए। जहां कुछ दिन गुजरे तो वो लोग अरशद से भीख मंगवाने लगे और रात को सास इससे सारे पैसे छीन लेती ताकि वो कल को अपनी बेटियों की शादी कर ले। और ससुर और साले भी घर बैठकर खाने लगे। सारा दिन सड़क पर बैठकर अरशद का वजूद सूख कर कांटा हो गया और इसे ठीक से खाना भी ना देते। जब बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठे हो गए तो अरशद सारे पैसे लेकर फरार हो गया। और अगले दिन जब बाराती आए तो सास को अलमारी में पैसे न मिले तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अब परवीन डॉक्टर के सामने बैठी चादर में मुंह छुपाए धाड़े मार मार कर रो रही थी। डॉक्टर इसे रिपोर्ट में लिखी हुई हर एक बात बता रहा था, जिसे सुनकर परवीन रोते हुए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ चुकी थी। कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप तो फरिश्ता हैं। दुनिया वाले आप लोगों को मसीहा समझते हैं। आपको खुदा का वास्ता है, मेरे शोहर को बचा ले, इसकी टांगे ठीक कर दें। ये तो जवान जहान है। भला मैं सारी जिंदगी कैसे अरशद के साथ गुजारा करूंगी। हमने तो बड़े ख्वाब देखे थे जी। वो रोते हुए डॉक्टर को वास्ते देने लगी थी, जिसे सुनकर डॉक्टर भी बौखला चुका था। फौरन कहने लगा कि बीबी, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इलाज करना और दवा देना है। अब खुदा की तरफ से अगर आपके शोहर की किस्मत में यही लिखा था तो फिर हम अब क्या कर सकते हैं। आप लोग दुआ करें, हम लोग दवा और इलाज करते हैं। डॉक्टर मसीहा जरूर होते हैं, लेकिन इनके पास जादू नहीं होता जो वो चुटकी बजाकर अपने पास आने वाले मरीज को ठीक कर देंगे। डॉक्टर भी पिछले 8 घंटे से परवीन का रोना धोना सुन रहा था, बजाय बीमारी को समझने के। वो तो रोते हुए बार बार यही डॉक्टर को कह रही थी कि खुदा का वास्ता आपको मेरे शोहर को बिल्कुल ठीक कर दे। वो फिर से उठकर चलने लगे, जबकि ये अमल तो कई सालों पर मुहित था। बहरहाल डॉक्टर की तरफ से ये सुनकर परवीन रोते हुए डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली थी। जैसे ही बाहर निकली तो इसे राहदारी में अपने अम्मी अब्बू आते हुए दिखाई दिए, जो शायद परवीन को ही ढूंढ रहे थे। जैसे ही परवीन ने अपने माँ बाप को आते देखा तो मजीद सब्र ना कर सकी। दाढ़े मारते हुए अम्मी के गले लगकर ऐसी रोई कि पूरा अस्पताल ही इनकी जाने मुतवज्जा हो चुका था। यहाँ तक कि कई डॉक्टर निकलकर मरीजों को छोड़कर बाहर आ चुके थे। वहीं एक नर्स जो कि राशिद की देखभाल कर रही थी, इससे पूछने लगे कि क्या इसका शोहर फोत हो गया है। तो इस बात पर नर्स नफी में सर हिलाकर कहने लगी कि नहीं नहीं, शोहर इसका सुकून की दवाई खाकर सो रहा है, मगर जिस कदर ये रो रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो सुकून से सो भी पाएगा। मजबूरन डॉक्टर और नर्सिस को जाकर इन्हें कहना पड़ा कि शोर मत करें, बाकी मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। तब जाकर कहीं परवीन चुप हुई थी। वो रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी कि अम्मा, राशिद माजूर हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज होगा, इसके बावजूद भी वो लंगड़ा लंगड़ा कर ही चला करेगा। हमारी शादी को तो अभी हुए ही सिर्फ चंद माह है और इनका ये एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर तो परवीन की माँ भी परेशान हो चुकी थी। अपनी बेटी को दिलासे देने लगी। राशिद को जब होश आया और इसने अपनी टांगों को हरकत देना चाही तो वो हिल भी नहीं पाई थी। ऐसे लग रहा था जैसे साथ मौजूद ही ना हो। वो हिलने की कोशिश कर रहा था मगर उठ नहीं पा रहा था। जब परवीन ने इसे रोते हुए बताया कि वो माजूर हो चुका है तो राशिद को धचका सा लगा था। इसकी आंखों से तो आंसू भी गिरे थे, मगर इसके बाद इसने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा कि जिस हाल में अल्लाह रखे, मैं राजी हूँ। ये मेरी कोई आजमाइश होगी। इंसान को जो भी बीमारी आती है, इसके बदले में इसके बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं। मैं भी यही समझकर इस बीमारी को सह लूंगा कि ये मेरे गुनाहों का कुफारा है। राशिद बड़ा ही नेक और सादा लुह इंसान था। हर बात में मस्बत पहलू ही ढूंढा करता था। वो पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल था, मगर अभी तक इसके घर से कोई भी इससे मिलने नहीं आया था। राशिद बैठा सेब खा रहा था जो इसकी सास इसके लिए लाई थी। तभी सास इसके जख्म को रेतते हुए कहने लगी कि बेटा, तुम पिछले 7-8 दिनों से यहाँ हो, मगर ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर तुम्हें पूछने आई और ना ही तुम्हारा बाप तुम्हें देखने आया है। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी, इनसे अच्छे तो फिर हम हैं जो रोज तुम्हारी हैरियत पूछने आते हैं। आखिर को हमने तुम्हें बेटी दी है। ये सुनकर राशिद शर्मिंदा सा हो चुका था। भला वो इस बात का जवाब भी क्या देता। कुछ रोज बाद राशिद डिस्चार्ज हुआ तो परवीन अपने शोहर को लेकर अपने ससुराल चली गई। जैसे ही व्हील चेयर पर बैठे हुए राशिद को लेकर घर के अंदर दाखिल हुई तो सास वही सहन में बैठी हुई खुश्क मेवे खा रही थी। जैसे ही राशिद को आते देखा तो इस पर कड़ी नजर डालकर बोली, रुको, कहाँ अंदर घुसी चली आ रही हो।
परवीन के तो कदम रुके थे। वो हैरत से अपनी सास को देखने लगी, जो काजू हाथ में मुट्ठी भर उठाकर फांकती हुई इनकी जानिब आई थी। फिर कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, ये कहाँ को चलते आ रहे हो तुम दोनों? तुम्हारा ये शोहर अगर बच ही गया है तो वापस यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर परवीन घबरा चुकी थी। वो भी अपने शोहर की तरह बड़ी ही सादे मिजाज की थी, मगर सादगी के साथ साथ वो थोड़ी बेवकूफ भी थी। इसे जो जिस बात पर लगाता वो इसी में डूबती ही चली जाती। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सास के सामने तो वो गोया पत्थर की मूरत हो जाया करती थी। कहने लगी कि ये तो हमारा घर है ना, हम यहाँ ना आते तो फिर कहाँ जाते? मगर ये सुनकर सास फौरन कहने लगी कि क्या तुम्हारा शोहर अब दोबारा से काम पर जा सकेगा? ये सुनकर परवीन ने नफी में सर हिला दिया। फिर सास कहने लगी कि क्या ये तुम्हें दो पैसे कमा कर ला कर दे सकता है? ये सुनकर एक मर्तबा फिर परवीन ने नफी में सर हिलाया था। फिर सास बोली कि जब तुम्हारा शोहर तुम्हारे खर्च नहीं उठा सकता तो तुम क्या ये चाहती हो कि मैं और मेरे बेटे और मेरा शोहर तुम दोनों के खर्च उठाएं, इसकी महंगी दवाइयों के खर्चे भरे, तुम दोनों को 3 वक्त का खाना दें? क्या हमने ये तुम्हारा ठेका ले रखा है? ये अल्फाज सुनकर तो राशिद को बेहद तकलीफ हुई थी। इसकी आंखों में आंसू आए थे। इसने एक नजर अपने सामने खड़ी हुई औरत को देखा, जो रिश्ते में इसकी माँ लगती थी, मगर कभी भी सगी माँ नहीं बन पाई थी। इसकी सगी माँ तो कैंसर की मरीज थी। इसकी दुनिया के जानने के बाद इसके बाप ने इससे दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी से भी इसके भाई बहन पैदा हुए थे, मगर वो तो अपनी माँ के जाने के बाद ही यतीम हो चुका था, क्योंकि ना ही इसका बाप फिर इसके साथ पहले जैसा रहा, ना ही इसकी माँ की मोहब्बत इसे वापस मिल पाई थी। यही वजह थी कि वो एक्सीडेंट होने के बाद कितने रोज अस्पताल में पड़ा रहा, मगर सवाई बीवी के इसके पास कोई भी मौजूद ना था। बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत जमा करके राशिद कहने लगा कि अम्मा, इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। मैं कोई हमेशा के लिए तो इस व्हील चेयर पर नहीं बैठने वाला। मेरी सेहत कुछ माह तक ठीक हो जाएगी। जब मैं ठीक हुआ तो आप लोगों की पाई पाई लुटा दूंगा। मगर सास तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अगले ही पल धक्के मारकर इसने राशिद और परवीन को घर से निकाल दिया। कहने लगे कि तुम जैसे लंगड़ों की और फकीरों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। परवीन तो एक बार फिर रोने लगी, जबकि राशिद इस पर भी सब्र कर गया। कहने लगा कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, खुदा देख रहा है। इंसान जो भी अमाल करता है इसका अजर और सजा इस दुनिया में या फिर उस दुनिया में मिलकर ही रहती है। परवीन के पास कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो राशिद को अपने साथ अपने मेके ले आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा आकर इसकी माँ ने ही खोला था। माँ ने जब परवीन और राशिद को देखा तो ठटक सी गई थी। बड़ी ही खुशी से घर में दाखिल किया, मगर जब परवीन के उतरे हुए चेहरे को देखा तो परेशान सी हो गई। कहने लगी कि बेटा, तू परेशान क्यों दिख रही है? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? ये सुनकर तो परवीन से रहा ही ना गया। वो रोते हुए सब कुछ अपनी माँ को बताने लगी, जिसे सुनकर माँ भी परेशान हो चुकी थी। ये तो जान ही चुकी थी कि अब परवीन और राशिद हमेशा के लिए यही रहने वाले हैं। ससुराल वालों ने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। शाम को जब परवीन के अब्बा और भाई घर आए तो इस मसले पर सोच विचार करने लगे। परवीन के भाई भी इसी के जैसे ही इंतहाई आलसी और बदजुबान से थे। परवीन के अब्बा भी कोई खास खाते कमाते न थे, बल्कि हफ्तों बाहर जाकर कोई काम कर आते। फिर जब तक वो पैसे चलते रहते, घर में ही बिस्तर तोड़ते रहते। जब दोबारा पैसों की जरूरत होती, फिर जाकर कोई काम कराया करते थे। परवीन के भाइयों को जब पता चला कि अब इनकी बहन और बहनोई हमेशा हमेशा के लिए ही रहने वाले हैं, तो फौरन ही हत्थे से उखड़ चुके थे। कहने लगे कि ये क्या बात हुई, हमसे अपने खर्च नहीं पूरे होते, हम क्या अब इसके भी खर्च उठाएंगे? पहले ही अम्मा तूने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है कि दोनों बहनें जवान घर बैठी हैं, इनकी शादी करनी है, इनका जहेज बनाना है, और अब एक और मुसीबत हमारे सर पर डाल दी है। हम तो इसका खर्च नहीं उठाने वाले। परवीन की अम्मा ये सुनकर बेटों को डांटने लगी थी। कहने लगी कि अब अगर मुसीबत सर पर आ ही गई है तो अब भुगतना तो पड़ेगी ना। खैर से अब वो तुम्हारी बहन का शोहर है, थोड़ा बहुत हाथ तो बटाना ही पड़ेगा। मगर परवीन का बड़ा भाई गुस्से से कहने लगा कि भाई, मैं तो नहीं उठा रहा इसकी जिम्मेदारी। अगर इन दोनों ने अपने खर्चे पूरे करने हैं तो जाकर सड़कों पर भीख मांग ले, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। भीख का लफ्ज सुनकर तो परवीन की अम्मा सोच में पड़ चुकी थी। अगले ही पल बेटों का चेहरा देखने लगी, फिर दांतों में उंगली दबाए सोच कर कहने लगी कि बेटा, बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है।
जितनी कमाई कराची जैसे शहर में भिखारियों की होती है, इतने तो कोई कारोबारी बंदा भी नहीं कमा सकता। अरे एक कामयाब भिखारी कई कारोबारियों को पीछे छोड़ता है और फिर अपने अंदर कई छोटे छोटे भिखारियों को रखकर इनसे मुनाफा भी कमाता है और यूं पूरे कराची से पैसे कमा कमा कर वो लाखों का मालिक बन जाता है। ये सुनकर तो बेटे भी माँ का चेहरा देखने लगे थे। अगले ही पल परवीन के अब्बा कहने लगे कि राशिद तो है भी लंगड़ा, शक्ल से ही मस्कीन गरीब लगता है, इसको दो तीन मांगने के गुण सिखा दिए जाए तो क्या खूब ही भीख मांगा करेगा। ये सुनकर तो सबके होश उड़े थे। उन्होंने इसी पर ही सोच विचार शुरू कर दी और फिर इसी नतीजे पर पहुंचे कि वो अब राशिद से भीख मंगवाया करेंगे। वैसे भी जिस कदर वो सादा और भोला सा शख्स है, दो तीन मजबूरी के बोल बोल लेंगे तो खुद ही सीधा हो जाएगा। अगले रोज जब नाश्ता करने का वक्त हुआ तो सिर्फ एक रोटी और सादा पानी लाकर परवीन और राशिद के आगे रख दिया गया। परवीन के अब्बा और अम्मा बड़ी ही मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहने लगे कि बेटा बुरा मत मानना, मगर हमारे पास सिर्फ इतना ही है, हम जो खुद खाते हैं वही तुम्हें खिला देंगे। काश हमारे पास पैसे होते तो ना सिर्फ हम तुम्हारा इलाज करवा के तुम्हें ठीक कर देते, बल्कि अच्छा खाने पीने को भी देते। वहीं परवीन हैरत से अपनी माँ बाप का चेहरा देख रही थी। अभी इसने देखा था इसकी माँ किचन में देसी घी के पराठे बना रही थी और सब बड़े ही मजे से दूध पत्ती के साथ खा रहे थे। कुछ देर तमहीद बांध कर बात करने के बाद परवीन के अब्बा कहने लगे कि देखो बेटा, जैसी तुम्हारी हालत है तुम और कोई काम तो कर नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम जाकर लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दो। तुम्हें करना कुछ नहीं होगा, बस रश वाली जगह पर बैठकर अपने दुख दर्द बयान करना, लोग खुद ही तुम्हारी झोली में पैसे डाल देंगे। ये सुनकर तो राशिद के पैरों के नीचे से जमीन निकली थी। कितनी देर वो कुछ बोल ना पाया, अपने सास और ससुर का चेहरा देखता रह गया। वहीं परवीन भी उठ खड़ी हुई थी, बड़े ही गुस्से से अपने माँ बाप को देखने लगी। फिर कहने लगी कि आप होश में तो हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? अब क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं हम पर कि आप मेरे शोहर से भीख मंगवाएंगे? ये सुनकर इसकी माँ ने इसे आंखें दिखाई और चुप रहने का कहा। राशिद की आंखों में आंसू थे, मगर वो बोला कुछ नहीं। परवीन के अब्बा कहने लगे कि बेटा सोच लो, इससे तुम अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलने का ताना भी नहीं ले सकोगे, बल्कि अपने खून पसीने की मेहनत एक करते हुए सर उठाकर अपना और अपनी बीवी का खर्च भी उठा पाओगे। ऐसा कहकर परवीन की अम्मा और अब्बा वहां से चले गए थे, जबकि परवीन अपने शोहर का चेहरा देखती रह गई। कुछ देर बाद वो अम्मा के पास गई और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि आपने सोच भी कैसे लिया, पहले ही मेरा शोहर माजूर हो चुका है और अब आप ऐसी बातें करके इसे मजीद दुख दे रहे हैं कि आप मेरा और मेरे शोहर का खर्च तक नहीं उठा सकते। ये सुनकर परवीन की माँ ने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। फिर कहने लगी कि पागल औरत, होश के नाहुन ले, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? निकाल दे अपने शोहर की हमदर्दियां अपने दिमाग से। ये शोहर अब तुम्हारे काम का नहीं रहा, शुक्र मना के इससे हमें कोई तो फायदा हो रहा है, वरना सारी जिंदगी यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता रहता। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा शोहर अब ज्यादा कमाएगा, और फिर ये भी तो देख कि तेरे भाई किस कदर आलसी और हड हराम किस्म के हैं। तेरा शोहर जो पैसे कमा कर लाएगा, इससे तेरी बहनों की शादियां करूंगी, तेरे अपने खर्चे पूरे होंगे, तो ऐश करेगी, जिंदगी जिएगी। माँ ने ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए कि परवीन भी लालच में आ गई। कहने लगी कि हाँ अम्मा तो ठीक है कहती है, मैं राशिद को खुद मनाऊंगी, कम से कम इस माजूरी का हमें कोई तो फायदा हो। बस फिर क्या था, परवीन तो राशिद को कहने लगी कि तुम जाकर सड़कों पर भीख मांगा करो, इससे हमें ही फायदा होगा और हम किसी के मुहताज नहीं रहेंगे, बल्कि अपना खर्च खुद उठा पाएंगे। राशिद भी अपनी बीवी की बातों को सुनकर मजबूर हो चुका था। आखिर वो कर भी क्या सकता था। अगले ही रोज इसके साले इसे कराची की सबसे मशहूर सड़क जहां पर रश ज्यादा होता था वहां पर बिठा आए थे। इसका हुलिया बिल्कुल मस्कीनों जैसा कर दिया था। इसका गिरेबान चाक कर दिया गया था, कपड़े मलिया मेट कर दिए गए, बाल भी बिखेर लिए, यहाँ तक कि सड़क के साथ ही इसे एक जाने बिठा दिया गया, जिससे ये लगे कि ये सचमुच माजूर है, चल नहीं सकता। राशिद कितनी ही देर एक जानिब बैठा अपने आंसू हल्क में ही उतारता रहा। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो भी था वो गैरतमंद तो था, मगर बहरहाल कुछ भी इसके बस में नहीं था। वो यूं ही बैठा रो रहा था कि जब एक शख्स इसके पास से गुजरा और 50 रुपए इसके पास फेंक कर चला गया।
यही इसकी गैरत पर पहला तमाचा था, मगर वो सब्र के घूंट भरता रहा। इसे यूं बाकी भिखारियों से अलग थलग एक जानिब बैठा देखकर लोग इस पर तरस खा रहे थे। शक्ल से भी वो कुछ इंतहाई मजबूर बेबस लग रहा था। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे कि लोग इसे ही पैसे देने लगे। पहले दिन ही वो 3,000 रुपए कमाकर घर आया था। जब सास ने 3,000 रुपया देखा तो फौरन इसके हाथ से पैसे छीन लिए। 1,000 अपने पास रखा, 1,000 शोहर को दिया, 500 परवीन को दिया और 500 बेटों को, जबकि राशिद खाली हाथ इनका मुंह तकता रह गया। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि इसकी बीवी भी बदल चुकी थी। ना ही वो अब इसके खाने पीने का ध्यान रखती, ना ही इसके पास बैठा करती, बल्कि जिस कमरे में परवीन और राशिद को ठहराया गया था, वहां से भी राशिद को निकाल कर स्टोर रूम में भेज दिया गया था। जमीन पर ही पुराना सा बिस्तर बिछा था। सास तो उल्टा तंज करके हंसते हुए ये भी कहने लगी कि अरे भाई, भिखारियों की ऐसी ही सोने की जगह होती है। अब तुम भिखारी हो तो भिखारियों जैसा रहन सहन भी अपना लो ना। राशिद अपनी जुबान पर कफल लगाए खामोशी से सब सुनता रहा। रोजाना इसे सड़क पर छोड़ दिया जाता और जो भी पैसे वो कमा कर लाता, इसे सास छीन लिया करती। खाने का वक्त आता तो सब मुर्ग मुसल्लम खाते। बिरयानी और कौरमे की खुशबू पूरे घर में फैली हुई होती। राशिद के मुंह में पानी आ जाता कि आज इसे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, मगर जैसे ही परवीन खाना लेकर आती तो वहां पर सूखी रोटी और प्याज के और कुछ भी ना होता। ये देखकर राशिद का दिल बड़ा ही खट्टा हुआ। परवीन से कहने लगा कि घर में तो बड़ी ही इश्तिहा अंगेज खाने की खुशबू आ रही है, तुम मेरे लिए वो लेकर क्यों नहीं आई? यह सुनकर परवीन कहने लगी, तुम तो बीमार हो, तुम्हारे लिए ये चिकनाई और मसालेदार चीजें डॉक्टर ने मना कर रखी है, इसलिए मैं सादा खाना तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये सुनकर राशिद ने भी फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपनी बीवी को देखा था और फिर चुपचाप वो प्याज के साथ रोटी खाने लगा। चंद माह में इसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि परवीन की बहनों का जहेज बन सकता था। राशिद इन भीख के पैसों से ही अपना इलाज करवा रहा था, मगर ये बात ना ही इसने अपनी बीवी को बताई थी और ना ही किसी और को पता चलने दी थी, बल्कि वो इनके सामने यूं ही माजूरी दिखाते हुए एक तरफ बैठा रहता, जबकि वो अब खुद लंगड़ा कर चल फिर सकता था। एक रोज परवीन की एक बहन के लिए रिश्ता आया, मगर परवीन की अम्मा ने ऐसी बेटियों की तारीफ की कि इसने परवीन की दोनों बहनों का ही रिश्ता मांग लिया। ये देखो तो परवीन की माँ खुशी से फूले नहीं समाई थी। आखिर को दोनों बेटियां बड़े घर की बहुएं बनने वाली थी। जब जहेज की बात की गई तो उन्होंने जहेज का सामान लेने से मना कर दिया, बल्कि ये कहा कि हमारे यहाँ तो बस पैसे ही जहेज में दिए जाते हैं, अब आप जितने मर्जी पैसे हमारे बेटों को दे दीजिएगा। ये सुनकर सास भी खुश हो चुकी थी। अरे पैसों की अब इन्हें क्या कमी थी, राशिद था ना कमाने वाला। ये सोचकर वो अगले रोज राशिद के पास आई और कहने लगी कि बस राशिद बेटा, आज के बाद तो सुबह फजर के वक्त ही उठकर भीख मांगने के लिए जाया करना और रात देर तक बड़ी सड़कों पर भी मांगते रहना। राशिद की तो हालत ही बिगड़ चुकी थी, ना ही वक्त पर अच्छा खाना मिलता था, उल्टा धूप में बैठ बैठ कर वो अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के वो बिल्कुल सूख कर कांटा बन चुका था। सास की बात पर इसने खामोशी से सर हिलाया था। वो अब किसी से बात नहीं करता था। इसने कई माह लगाकर अपनी सालियों के जहेज के पैसे जमा करके दिए थे। सास और साले तो वैसे भी अब इसकी भीख पर ही गुजारा किया करते थे। अगले रोज बारात थी। जब इस रात सब सो चुके तो बड़ी ही महारत से राशि चलता हुआ इस कमरे में आया जहां पर सारा भीख का पैसा पड़ा था। इसने वो सारे पैसे उठाए, यहाँ तक कि सास का जेवर भी उठाया और एक पोटली सी बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अगले रोज बारात थी। राशिद का घर में नामो निशान तक न था, मगर परवाह किसे थी। लड़के वाले घर में आ चुके थे। निकाह के वक्त कहीं से राशिद भी यूं ही भिखारियों वाली हालत में वहां पर आ गया। लड़के वालों ने निकाह से पहले जहेज के पैसों की डिमांड की तो परवीन की माँ पैसे लेने के लिए गई, मगर अलमारी तो खाली थी, ना ही जेवर पड़ा था ना ही पैसे। ये देखकर तो इसके सर पर गोया पहाड़ ही टूट पड़ा था। इसने अपने शोहर और बेटों को बताया, पूरा घर छान मारा, मगर जेवर और पैसे न मिले। मैं ही इनको परेशान देखकर यूं ही फटी पुरानी हालत में राशिद चलता हुआ परवीन के पास गया था। कहने लगा, क्या हुआ बेगम, इस कदर परेशान क्यों दिख रही हो? जब एक भिखारी को परवीन ने यूं बेगम कहते सुना तो लड़के वाले कहने लगे कि ये भिखारी आपका दामाद है। ये सुनकर परवीन की माँ कुछ कहती, इससे पहले ही राशिद बोल उठा,
कहने लगा कि जी, मैं इनका दामाद हूँ। ये सुनकर होने वाले दोनों दामाद सोच कर कहने लगे कि ये तो भिखारी है। इसको तो हम कई बार सड़क पर भीख भी देते आए हैं। क्या ये भिखारियों का खानदान है अम्मा? आपने हमारा रिश्ता क्या भिखारियों के खानदान में जोड़ दिया है? लोग परवीन की माँ को बातें सुनाने लगे। लड़कों की माँ ने तो आसमान सर पर उठा लिया था। परवीन 100 सफाइयां पेश करने लगी, मगर राज बिलाखिर खुल ही चुका था। और यूं खुला था, परवीन के माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। लोगों में ये बात फैल गई कि परवीन की माँ अपने दामादों को अपने घर का नौकर बनाकर रखती है, फिर इनसे भीख मंगवाती है और घर के मर्द घर में पड़े बिस्तर तोड़ते रहते हैं। ये खबर सुनना थी कि हर कोई इनसे दूर भागने लगा, यहाँ तक कि दोबारा परवीन की बहनों की शादी ही ना हुई। सबको यही डर था कि कहीं इनके बेटों को भी ये लोग भिखारी ना बना दे। राशिद बड़ी ही चालाकी से वहां से रफू चक्कर हो चुका था और फिर चंद रोज बाद परवीन को तलाक के कागजात भिजवा दिए थे। इसके पास इतने पैसे थे कि वो इन पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करके बैठकर आराम से जिंदगी गुजार सकता। जबकि परवीन ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका शोहर इस कदर चालाकी भी कभी दिखा सकता है।